मैं भूपेंद्र, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीएससी अड्डा। और फाइनली आपकी डिमांड और मेरे वादे के मुताबिक हम जियोग्राफी ऑल पेपर सॉल्यूशन की जो सीरीज़ थी उसे ख़त्म कर कर अब जिस सब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं वो है इकोनॉमी। पब्लिकली स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर अभी आपने इकोनॉमी ख़त्म करवाया तो इसका बनाइए, और मुझे भी उचित लगा। खैर इथिक्स का जो रहेगा वो हम इसके बाद लेकर आएंगे, और फिर भी आपकी जो डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल चलेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज़ है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इकोनॉमी में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती हैं, और आशा करता हूँ कि इस सीरीज़ के माध्यम से मैं उनकी जो समस्या है वो काफ़ी हद तक हल करने में सफल रहूँगा। तो शुरुआत करते हम 2014 एमपीपीएससी के मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तब मैं आपको बता दूं कि नए सिलेबस में अभी ये पेपर सेकंड में आ चुका है, लेकिन यह पहले पेपर थर्ड का पार्ट सेकंड हुआ करता था। और तब इकोनॉमी स्पेशल 150 की थी, अभी 30 की एमपी की इकोनॉमी है और 30 की इंडियन इकोनॉमी यानी कि 60 का हो चुका है। और ये भी फ़र्क बता दूं कि मैंने जो पढ़ाया है उससे अलग क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, क्योंकि नए सिलेबस और पुराने सिलेबस में फ़र्क है। तो जो भी अगर आपको नया लगे तो बिल्कुल उसे आप ज़रूर जानिएगा। स्टार्ट करते हैं 3 मार्कर, और आप सभी लोग पेपर भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझा रखा है। अवमूल्यन यानी कि एक तरीके से कीमत गिराना। तो पहले अगर हम 3 मार्कर में लिखना चाहते हैं, आपको पता है 3 मार्कर में हम क्या है, कम से कम ज़्यादा 2 से 3 और अधिकतम 4 लाइन तक आपको लिखना है। हालांकि अगर 5 लाइन तक भी लिखते हैं आप तो नंबर नहीं करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास जो समय होगा उसका अभाव हो जाएगा, और लास्ट के जो 15 मार्कर है वो आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर भावुक होकर अपना सारा ज्ञान विस्तृत ना करें, उन्होंने जो कहा है उसका पालन करें, क्योंकि समय आपके पास 3 घंटे ही होते हैं, ठीक है। और इसमें लगभग आपको 58 के आसपास क्वेश्चन करने होते हैं। तो मुद्रा अवमूल्यन के लिए 3 मार्कर में हम ऐसे लिखेंगे कि किसी भी देश द्वारा विनिमय दर के आधार पर अपनी मुद्रा के मूल्य में कमी करना जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार के परिप्रेक्ष्य में होती हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें ये नहीं लिखना है कि मुद्रा अवमूल्यन से तात्पर्य है कि, ये तो आपको छोड़ देना है। ये सिर्फ फोकट की लाइन आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि आपका समय और शब्द दोनों खाती। सीधा लिखिए आप, क्योंकि जो पूछा आप उसी के संदर्भ में लिख रहे हैं, तो फिर डबल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप और सरल भाषा में समझाएं कि $1 बराबर जब 74 रुपये हैं, और अगर $1 बराबर 78 रुपये हो जाए तो इसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। यानी कि अगर अमेरिका से जो चीज़ $1 में आ रही थी, जिसके लिए हमें 74 रुपये देने होते थे, वही अमेरिका में चीज़ आज भी $1 में मिलती है, लेकिन हमको क्या देना पड़ेगा, 78 रुपये। यानी कि 4 रुपये हमें अपनी जेब से ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। इसमें यह मत सोचिएगा कि सर यहाँ तो 74 से 78 हुआ तो अवमूल्यन क्या है, तो अधिमूल्यन हुआ। ऐसा नहीं होता है। और बाकी यहाँ पर मैं इतना डिटेल नहीं समझाऊंगा, पता पड़े कि ये भी इकोनॉमी के लेक्चर बन जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आप जाइएगा बाकायदा, अगर पेड कोर्स में भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी वीडियो पड़े, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और उसका उत्तर। दूसरा प्रश्न पूछा है कि निजीकरण एवं उदारीकरण में विभेद कीजिए। दोनों में डिफरेंस बताना है। तो एलपीजी का बाकायदा मेरा एक लेक्चर है 50 मिनट के आसपास, उसमें बाकायदा बता रखा है मैंने। तो यहाँ पर इन शॉर्ट में बहुत कम शब्दों में आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो निजीकरण के बारे में लिखेंगे कि सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्रों में निजी संस्थाओं को प्रवेश देना तथा PPP को बढ़ावा देना। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर ये कि ये इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो PPP जो है, तो आप यहाँ पर यह मत घबराइएगा कि परीक्षा को पता चलेगा कि नहीं चलेगा। इकोनॉमी वाला परीक्षक है तो बाकायदा उसको पता है। तो यहाँ पर आप ऐसे शॉर्ट टर्म में लिखने में बिल्कुल ना घबराएं, ना ही इंग्लिश कीवर्ड प्रयोग करने में घबराएं। कर सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारी इंग्लिश टर्म काम करती हैं। तो ये हमने बताया निजीकरण के बारे में। उदारीकरण मतलब सरकार उद्योग एवं सेवा के नियमों को सरल बनाया ताकि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ सके। तो 1991 में क्या किया था, यही किया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में लगना शुरू हो गई थी, और हमारा देश विदेश में जो व्यापार है वो आसानी से होना शुरू हो गया था। तो ये था दूसरा प्रश्न और इसका उत्तर। तीसरा है कि लोक वितरण प्रणाली के क्या उद्देश्य हैं। तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको। तो पीडीएस जिसे हम कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो क्या उद्देश्य है, तो सीधा सा हम लिखेंगे कि 1951 में शुरू भारत में लोक वितरण प्रणाली द्वारा समाज के वंचित वर्ग को उचित मात्रा एवं राशि में खाद्य एवं
सुविधा उपलब्ध करवाना ही क्या है, लोक वितरण प्रणाली। तो पीडीएस क्या करता है, खासकर खाद्यान्न सुरक्षा, जिसमें चावल, गेहूं, राशन की चीज़ें मिलती है। इसके अलावा अन्य सुविधा भी मिल जाती। अगर किसी का बीपीएल कार्ड हो तो राशन की जो शासन है उसकी अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिल जाता है। तो लोक वितरण प्रणाली तो खासकर किसके लिए, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए। तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और 3 मार्कर में हमें 3 से 4 लाइनों के आसपास ही रहना है, इस बात का आप खासा ध्यान रखें, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ, जो है खाद्य सुरक्षा का क्या प्रत्यय है। तो ये दोनों पीडीएस और खाद्य सुरक्षा काफ़ी हद तक मिले जुले हुए, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार 2013 के आसपास लेके आई थी, तो उसके जो क्राइटेरिया वो थोड़े से बड़े हैं। और प्रत्यय का मतलब होता है मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे घबरा जाएं तो इंग्लिश में भी ये प्रश्न दिया होता है, उसको भी ज़रूर देखें। और एक चीज़ मैं खासकर आप सभी को बता दूं कि आप सभी को जो चीज़ करनी है वो ये कि मेनली आपको इंग्लिश में भी उस क्वेश्चन से उसको देखना रहेगा। ऐसा क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा आपको। तो खाद्य सुरक्षा में मेनली 3 पॉइंट हम लिख देंगे कि देश में उपलब्ध खाद्यान्न वस्तुओं का उचित वितरण, गरीब वर्ग तक मेरिट वस्तुओं की पहुंच। मेरिट वस्तुएं मतलब जो दैनिक उपभोग की वस्तु होती है, जैसे कि व्यक्ति को शक्कर चाहिए होती है, इसके अलावा गेहूँ, चावल, और हो तो खाद्य तेल, इसके अलावा चाय पत्ती, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेरिट वस्तु होती है जिसके बिना व्यक्ति का दिन नहीं निकल सकता है, तो ये चाहिए ही चाहिए होती है। तो खासकर सरकार क्या करना चाहती है, मेरिट वस्तुएं पहुंचा रही इसके माध्यम से। और तीसरा बफर स्टॉक। बफर स्टॉक यानी कि वो एक ऐसी जगह जहां पर सरकार जो किसान होते हैं, किसान से लेती है और पीडीएस में वितरण करती है, और बीच में खाद्यान्न भंडार बना रखती है, ताकि देश में अगर कभी अकाल भी आ जाए तो ये बफर स्टॉक लगभग 2 साल तक क्या कर सके, देश में खाद्यान्न आपूर्ति को बनाए रखें। तो चौथे प्रश्न का उत्तर लिखना हमने 3 मार्कर में। और एक चीज़ और ये कि आप ऐसे पॉइंट बनाकर भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, जो मैं कह रहा था कि आपको इंग्लिश पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाएगा, आप में से यकीनन मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि 100% बच्चे जानते ही नहीं कि परस्पर निधि क्या होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है म्यूचुअल फंड, आप कहेंगे अरे ये तो सुना है, एड भी बहुत आते हैं, और फिर आप शायद अच्छे जान जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो एमपीपीएससी पेपर 3 के 2014 से 18 तक के पेपर ज़रूर डाउनलोड कर ले, ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा। तो परस्पर निधि यानी कि म्यूचुअल फंड, तो फिर आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यह योजना जो बचत एवं निवेश के माध्यम से कम जोखिम बाजारों के अधीन होती हैं तथा पूंजी बाजार से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो भी शेयर मार्केट का हिस्सा होते हैं, और म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर जो कंपनियां होती हैं, अगर उनके शेयर घटते बढ़ते तो हमारे भी जो पैसा लगा रखा है वो भी घटता बढ़ता है। इसमें एक चीज़ हो रही है कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है, और जोखिम इसमें बहुत कम होता है सीधे शेयर मार्केट के बजाय। तो 5वें प्रश्न का उत्तर लिखा हमने 3 मार्कर में। छठा प्रश्न हमारे सामने कि राजस्व घाटा किस प्रकार निश्चित होता है। तो यह आसानी से हम बता सकते हैं, राजस्व घाटा बराबर क्या होता है, राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय। एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि इसको आप ऐसे ही लिखें, राजस्व व्यय पहले ना लिखें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, व्यय ज़्यादा होता है और राजस्व आय कम होती है, तो चीज़ माइनस में जाएगी। इसीलिए राजस्व व्यय को पीछे आप जरूर लिखें। अगर राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय लिखेंगे तो वो चीज़ माइनस में नहीं जाएगी, तो फिर घाटे का सिंबल नहीं आ पाएगा। ओके, फिर भी अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर, तो यदि एक वित्त वर्ष में सरकार की राजस्व आय के अपेक्षाकृत राजस्व व्यय अधिक हो तो वह क्या कहलाता है, राजस्व घाटा कहलाता है। मैंने समझा रखा है कि आप महीने के 1000 रुपये कमाते हैं और खर्चा आपका 1100 रुपये है, तो 100 रुपये आप जो उधार कहीं से ले रहे हैं, 100 रुपये क्या है, आपका घाटा है। वैसे सरकार का भी होता है, और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में आज की वीडियो का फाइनली क्वेश्चंस 7 प्रश्न हम कर रहे हैं। नेक्स्ट के जो 8 प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट है व्यष्टि वित्त पोषण। अब देखिए, फिर से वही वाली बात, आप में से बहुत सारों या 100% को नहीं पता है व्यष्टि वित्त पोषण क्या होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा माइक्रो फाइनेंसिंग तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। माइक्रो फाइनेंसिंग यानी कि जो लोन दिए जाते हैं और अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं समूह के नाम से, वही चीज़ें हैं। तो इसके अंतर्गत भारत सरकार एमएसएमई सेक्टर में कार्यरत व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाती है। तो एमएसएमई में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, सरकारी कंपनियां भी होती है, तो आप भारत सरकार भी लिख दें या भारत सरकार एवं निजी क्षेत्र भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया 3 मार्कर के अकॉर्डिंग। चलिए साथियों, तो हमने शुरुआत करी, आपको ये हमारी शुरुआत कैसी लगी,
क्वेश्चंस के जो उत्तर हैं वो आपको पसंद आए या नहीं आए, जो भी आपकी राय हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देन इसके अलावा लाइक और अपने नए दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।